ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डबल स्टार टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और ये रहा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो सेकंड क्वेश्चन है बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो यह है 215। कितना है? 215। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। और दूसरा बोल रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो दोनों के दोनों कथन, एक और दो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। हम अगर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यह नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया गया है। वहीं अगर नेक्स्ट सवाल का बात करें कि हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह प्रतिमा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो वह देश है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, कौन है? स्विट्जरलैंड। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हाल ही में आए तूफान राफेल, एक तूफान का नाम है राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो वह देश है क्यूबा। कौन है? क्यूबा। याद रखिएगा, कौन है? क्यूबा है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 का हम लोग बात करेंगे तो जनवरी 2025 में 23वें नंबर का दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पे किया गया है? तो दिव्य कला मेला का आयोजन जो किया गया है वह किया गया है अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा। कहां? अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में। और अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो जागृति ऐप है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो वह किया है आईआईटी बीएचयू। कहां के छात्रों ने किया है? आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने किया है। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म
की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है, भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है, तब इसका जवाब याद रखिएगा, ये हो जाएगा लापता लेडीज। कौन है? लापता लेडीज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लापता लेडीज को। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि केरल सरकार ने, कौन सरकार? केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा कावा चाम। क्या है? कावा चाम। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कावा चाम, क्वेश्चन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है भारत के तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 14 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है यह बीएसएफ के द्वारा, यानी सीमा सुरक्षा बल, यानी बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वह शहर है नई दिल्ली। कौन सा शहर है? नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट, भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो यह SSI मंत्रा स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 का अगर बात करें तो हाल ही में 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 19 का बात करें कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो यह हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है निजामाबाद तेलंगाना में, निजामाबाद तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी, कौन सा जीडीपी? ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पे, कैसा सड़क होना चाहिए? सीधी सड़क पर एक समान त्वरण यानी एक्सेलरेशन त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो याद रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा कार का वेग लगातार बदल रहा है। कार का वेग क्या हो रहा है? तो कार का वेग लगातार बदल रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कार का वेग लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें कि किस कार के हेडलाइट में प्रयुक्त किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण मिरर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार के हेडलाइट में जो दर्पण प्रयुक्त होता है तो वह कैसा प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा कि वह अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल, यानी कनकेव मिरर, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि यांत्रिकी
ऊर्जा। तो यांत्रिकी ऊर्जा का अगर बात करेंगे हम लोग कि यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग होता है, यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग होती है, तो अगर इसका बात करें तो यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे योग होगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 20 केजी द्रव्यमान यानी 20 केजी मास का कोई वस्तु है, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण एक्सेलरेशन के साथ हस्तांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो 20 केजी का है, तो 20 केजी का है तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 न्यूटन, कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में, यानी जो भी हम घर में विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज का तार होता है, सुरक्षा फ्यूज का तार होता है, उस धातु से बनी होती है। तो वह कौन सी धातु से बनी होती है, जिसका घरेलू विद्युतीकरण क्या होता है कि गलनांक जिसका क्या होता है, कम हो, जिसका क्या हो, गलनांक कम हो, जिसका गलनांक क्या हो, कम हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वोल्टेज आए तो तुरंत मेल्ट करके क्या हो जाए, वो फ्यूज वहां से मतलब टूट जाता है एक तरीका से, तो लाइन कट जाता है। तो याद रखिएगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, गलनांक कम होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए है कि चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें कि एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस है तो पूर्णतः जल से भरा हुआ है और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, जल ऊपर से होकर के बहने लगेगा अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसको क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। तो अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म भी करते हैं तो पानी बहने लगेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा भी करते हैं तो ये क्या होगा, एक तरीका से बहने लगेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जो डेंसिटी होता है वह मैक्सिमम होता है। इसीलिए यदि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जल को ठंडा करें या 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करें तो दोनों ही स्थितियों में जल का घनत्व तथा आयतन परिवर्तित होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, चेंजेबल होगा, परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा दोनों इसका सही आंसर है। 28 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखिएगा प्रोटियम में, किसमें, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया। तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में यानी आइसोटोप में समस्थानिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम में नहीं होता है। 29 का बात करें, एक घोल में 450 ग्राम पानी, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी, घोल की सांद्रता क्या होगी। तो सिंपल याद रखिए कि अगर ऐसा है तो एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता जो होगी वह कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100 करेंगे तो 50 इंटू 450 प्लस 50 करके इसको आप एक तरीका से सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट
मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला कितना होता है? CH4। तो मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? तो मीथेन CH4 में क्या है कि एकल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा कि मीथेन में जो CH4 है इसमें एकल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड होता है। इस बात को याद रखिएगा इस तरीका से, ध्यान रखना है। आगे अगर हम चलें और ध्यान रखना, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। इस तरीका से चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। इस तरीका से ए। नेक्स्ट या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन ए देखते हैं कि H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है। वहीं कथन बी का बात करें कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 में होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसका जो कथन है, कथन ए और कथन ए और कथन बी दोनों सही है, दोनों सही है। मतलब H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है। H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है और उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 में होता है। ध्यान रखिएगा। वहीं 33 का बात करें, आधुनिक आवर्त सरणी किसने बनाया है? तो यह एक बहुत ही इजी सवाल है कि आधुनिक आवर्त सरणी किसने बनाया है? तो याद रखिएगा मोसले का नाम याद रखिएगा। कौन? मोसले का नाम याद रखना है। वहीं कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो ध्यान रखिए कोशिका में केंद्रक का कार्य है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण। मतलब कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो यह कार्य हो जाएगा कि कोशिका में केंद्रक का कार्य कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना है। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निःश्वसन। तो अगर निःश्वसन का बात करें तो निःश्वसन डैश डैश द्वारा होता है। तो निःश्वसन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिए निःश्वसन फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। 36, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन का उच्च सांद्रता होती है, हाई कंसंट्रेशन होता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हार्मोन। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर उठने के लिए उसमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो ब्रेड के ऊपर उठने के लिए उसमें डाली जाती है खमीर। क्या? खमीर डाली जाती है। ध्यान रखिएगा ईस्ट। वहीं बात करें 38 नंबर, एवीज मतलब उड़ने वाला एरोप्लेन, एविएशन। तो एवीज में शामिल क्या है? तो एवीज में शामिल है पक्षी। क्या हो जाएगा? पक्षी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो याद रखिएगा इसका जवाब हो जाएगा
आलू, आलू, आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो निम्नलिखित में से कौन एक गर्भ निरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 का डी, यानी सभी के सभी याद रखिएगा, कॉपर टी हो गया, कंडोम हो गया या डायफ्राम हो गया। मतलब ये चारों के चारों क्या है? एक गर्भ निरोधक है। चारों के चारों क्या है? तो यह चारों के चारों गर्भ निरोधक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 41 का अगर देखें हम लोग कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? बुद्धि एवं मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो आप ध्यान रखेंगे कि वह है सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम का नाम याद रखिएगा। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु एयर वायु के माध्यम से फैलता है? तो याद रखिएगा कि यह जो प्लेग बीमारी है, प्लेग बीमारी, यह वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग में चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे, अभी बस क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं इसका। कबूतर, मच्छर और चमगादड़। तो ये जो कबूतर हो गया या मच्छर हो गया या चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, इनके पंख क्या दिखाते हैं? तो याद रखिए कि इनके पंख दिखाते हैं अभिसारी विकास को। किसके दिखाते हैं? अभिसारी विकास को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 44 पर अगर बात करें, 44 क्वेश्चन नंबर का बात करें हम लोग, तो 44 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में दिया गया है कि इसका क्या प्राथमिकता था। तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था कृषि के ऊपर। किसके ऊपर? तो कृषि के ऊपर फोकस किया गया था। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के ऊपर फोकस किया गया था, इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर फोकस किया गया था। वहीं अगर हम पांचवी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो इस पे ध्यान दिया गया था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता के ऊपर। किसके ऊपर? आत्मनिर्भरता के ऊपर। और अगर हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना का बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस तरीका से ध्यान रखिएगा कि 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करेंगे 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 का, तो 45 का अगर बात करें तो 45 में है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से उपकरण हैं? कौन कौन से उपकरण हैं? तो याद रखिएगा बैंक दर, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, CRR कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, रिवर्स रेपो दर। तो इस तरीका से यह पांचों के पांचों, इसमें पांचों के पांचों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह पांचों के पांचों मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण हैं, चाहे वह बैंक दर हो, चाहे वह रेपो दर हो, चाहे CRR हो, नकद रिजर्व रेशियो हो, या वैधानिक तरलता अनुपात हो, या रिवर्स रेपो दर हो। ये पांचों के पांचों मॉनेटरी पॉलिसी के उदाहरण है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। सीमांत बचत अगर बात करें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का, तो 46 में है कि जो सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो जो सीमांत बचत है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा क्या है? तो बस इतना याद रखिए कि डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता है। याद रखिएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति में। तो एक तरीका से अगर किन्स के 4 पर
किन्स जो था एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है, किन्स। तो किन्स ने 4 प्रकार के प्रवृत्ति के बारे में बताया है, तो हम लोग बात करेंगे कभी। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी हो गया, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम हो गया, सेविंग हो गया। लेकिन अभी इतना ही बस, क्वेश्चन आंसर देखते जाइए, एग्जाम में बहुत आपको मदद मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ क्या पूछा हुआ है, गलत कौन है? तो निम्नलिखित में से अगर गलत कथन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सब सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रोस जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। वहीं बात करें कि जीडीपी, ये भी सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु जैसा कुछ नहीं होता है जीडीपी के मामले में, तो याद रखिएगा कि यही जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है किसी देश की आर्थिक वृद्धि, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखें। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा यह सब बहुत ही इजी सवाल है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो सिंपल आप याद रखिए इस बात को कि मल्होत्रा समिति का जो संबंध था वह बीमा क्षेत्र में सुधार हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीमा क्षेत्र में सुधार से था। वही 49 नंबर क्वेश्चन देखें। सारगैसो सागर, सारगैसो जो सागर है, सारगैसो सागर का अगर बात करें तो सारगैसो सागर देखिए कि यह कहाँ पे स्थित है सारगैसो सागर? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 50 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पूछा है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित देखिए, मध्य यूपुर एक स्थान है और स्थानीय पवन के नाम है। ये जो ट्रैमोंटेन है, ट्रैमोंटेन, ट्रैमोंटेन कहाँ चलता है यह स्थानीय पवन? तो मध्य यूरोप में, सही है। अगर वहीं बात करें ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, तो ब्लैक रोलर कहाँ चलता है? उत्तरी अमेरिका में चलता है। वहीं अगर बात करें कि जो सामल है, सामल, सामल, तो यह जो सामल है, यह सामल इराक तथा फारिस के खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। ये सामल कहाँ चलता है? तो सामल चलता है इराक एवं फारस वाला एरिया में चलता है, इराक, फारस और के एरिया में चलता है सामल। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ब्रेक फील्डर तो ऑस्ट्रेलिया जान ही रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा। सामल कहाँ चलता है? तो सामल चलता है इराक वाला, इराक या जो फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा। 51 नंबर, राजस्थान, जो राजस्थान है, राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? कभी कभी सवाल तो पूछता है केवलादेव अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में, लेकिन पूछ रहा है कि राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो वह दिल्ली है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो दिल्ली है, याद रखिएगा, दिल्ली है। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मुंबई। पहला सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है? मुंबई का है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है? तो दिल्ली का है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 का कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध
कानपुर, कानपुर किस नदी के किनारे? अच्छा, कानपुर के बारे में पूछा जा रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा कि कानपुर है गंगा नदी के किनारे। किसके किनारे? कानपुर गंगा नदी के किनारे। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ किसको जाता है? तो कानपुर को। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगर 54 देखें, क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बाणसागर परियोजना, याद रखना है कि यह जो बाणसागर परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाणसागर परियोजना है, याद रखिएगा, सोन नदी पे। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। वहीं अगर हम बात करें कि जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला है, अरावली और जो विंध्य पर्वतमाला है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखिएगा मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार का नाम याद रखिएगा। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन। तो यह जो बायोमैग्निफिकेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बायोमैग्निफिकेशन पे विचार करेंगे तो देखिए, इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है। सांप को क्या बताया जा रहा है? तृतीयक उपभोक्ता। किसको? सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है। तो याद रखिएगा कि इसमें केवल 2 नंबर का सही है। मतलब घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। सांप में सबसे अधिक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है और डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का बात करें, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाइएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? माने कौन पूरा के पंचायती राज से उसको कोई मतलब नहीं है, पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 में कि यह जो राजमन्नार समिति है, ये शायद अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, राजमन्नार समिति। तो यह यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित नहीं होगा। तो पंचायती राज से कौन कौन संबंधित है? GBK राव समिति, LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति, यह तीनों के तीनों पंचायत से संबंधित है। जबकि जो राजमन्नार समिति है, राजमन्नार समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 59 के तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 59 याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 59 है वह हो जाएगा कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका वर्णित हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 60 का बात करें, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है? तो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वह किसके द्वारा नहीं किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी सबका किया जाता है। उसी तरीका से हम ध्यान रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके
545 कर दी गई थी, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका कौन सा, तो यह हो जाएगा 31वां संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। 62 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो केंद्र राज्य संबंध है, तो केंद्र राज्य संबंध पे अगर विचार किया जाए, भाग 11 यानी भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। विधायी संबंध की चर्चा है, लेजिस्लेचर का क्या है, एक तरीका से चर्चा है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, और फिर ऑप्शन दिया है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। और 3 नंबर में दिया है भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 93 तक वित्तीय संबंध का चर्चा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ कथन 1 और 2, जो ऑप्शन ए वह 1 और 2 कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक प्रशासनिक चर्चा है, प्रशासनिक चर्चा है, प्रशासनिक चर्चा है। तो यहाँ पर हम और यहाँ पे इसमें 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंध में चर्चा है, लेकिन अगर इसका हम बात करें कि भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55 तक विधायी संबंध, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है कि अनुच्छेद 268 में 268 से 93 तक वित्तीय संबंध का चर्चा है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 63 है, 63 बोल रहा है मैच दी फॉलोइंग है। एक तरफ सूची 1 सूची 2, सूची 1 में है भारतीय संविधान का भाग और उससे संबंधित विषय। यहाँ से भी सवाल हमेशा एग्जाम में क्या होता है, आते रहता है। पूरा भाग आपको 22 के 22 भाग आप लोग को क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, 22 के 22 भाग। देखिए भाग 1, भाग 1 का बात करें तो भाग 1 क्या बोलता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 8, भाग 8 क्या बोलता है, तो भाग 8 बोलता है संघ। भाग 8 क्या बोलेगा, तो भाग 8 बोलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित बातें लिखा हुआ है। भाग आपका 14, भाग 14 में क्या हो जाएगा, तो भाग 14 में आपका हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। और भाग 18 याद रखिएगा, भाग 18 ये हो जाएगा आपका आपात उपबंध से, आपात उपबंध से। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 1432 यानी डी। याद रखिएगा 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 क्या है, तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी है। हमको असत्य, गलत चुनना है, असत्य कौन है, सही है। अनुच्छेद 78 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना। अनुच्छेद अगर हम बात करें 88 संसद के सत्र सत्रावसन और भंग करना, यही गलत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर अनुच्छेद 123 तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 76 में भारत का महान्यायवादी, 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना राष्ट्रपति का यह अधिकार है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 65 का, तो 65 यदि ये घन के विकर्ण मैथ है तो मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ इस तरीका से हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ 66 को भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 67 भी मैथ है तो इसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 68 मैथ है, इसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर
69 से कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो याद रखिएगा जो रचना है, रचना क्या है? स्त्रीलिंग है। रचना क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें 70, पंकज, पंकज में कौन सा समास है? समास है। तो पंकज में जो समास है याद रखिएगा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पंकज में बहुव्रीहि समास है। आम फल है तो आलू क्या है? आम फल है तो आलू क्या है? तो याद रखिएगा आलू एक तना है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि आलू क्या है, तो आलू एक तना है। 72 नंबर क्या है? उस विकल्प को चयन कीजिए। तो ये भी मैथ है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 73 एक तरीका से रीजनिंग है। यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये भी क्या है? एक तरीका से रीजनिंग का सवाल है, तो इस आप लोग सोल्व कर लीजिएगा अपने से। 74 में देखते हैं क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द मील, द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। तो यह एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, तो याद रखिएगा कि वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, याद रखिएगा। 75 में देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। इस तरीका से सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा सबसे पुराना कौन है? तो याद रखिएगा तमिल। किसको याद रखिएगा? तमिल को याद रखिएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे शास्त्रीय भाषा तमिल है। 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने अब तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में कितना शास्त्रीय भाषा है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। देखिए एक बात अगर हम लोग करें कि जो पंडित रविशंकर है, बहुत फेमस है पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। किससे संबंध है इनका? सितार से संबंध है पंडित रविशंकर। 78 का अगर हम लोग बात करें तो 78 में देखिए कि नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कन्नड़ वंश, मौर्य, पाल वंश, कर्नाट वंश। तो याद रखिएगा कि बिहार पे शासन करने वाले राजवंशों का क्रम का अगर बात करें तो हर्यक वंश हो गया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। एक तरीका से ट्रिक वगैरह भी होता है हसीन मासुका करके, तो हसीन मासुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले दो मतलब मौर्य वंश का शासन रहा, मौर्य वंश के बाद कन्नौ वंश का शासन रहा, फिर कन्नौ वंश के बाद पाल वंश आया, और पाल वंश के बाद कर्नाट वंश आया। तो इस तरीका से आपको पूरा एक अच्छा से इस बारे में हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इस तरीका से फिलहाल याद रखिए इसका ऑप्शन ए है, लेकिन आपको पूरा कालक्रम याद होना चाहिए कि किस वंश के बाद किसका शासन रहा बिहार में, तभी इस तरीका का सवाल बहुत टफ हो जाता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो। 79 कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कर्नाट वंश के जो थे नान्यदेव, उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? तक कर्नाट कुलभूषण। क्या? कर्नाट कुलभूषण। ये जो नान्यदेव हैं, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में। तो नान्यदेव हैं और कर्नाट कुलभूषण का उपाधि इन्होंने क्या किया था? धारण किया था। इस तरीका से ऑप्शन बी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 79 के बाद 80 नंबर को देखना होगा। 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन
3A के अंतर्गत शामिल है। तो याद रखिएगा कि यह आपका जो हो जाएगा शेखपुरा और मुंगेर। शेखपुरा और जो मुंगेर है कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत आता है। जोन 3A के अंतर्गत आता है शेखपुरा और मुंगेर। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों को वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस 3 स्टेट में विभाजित था, उसका सामाजिक विभाजन 3 टाइप का था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? कलर्जी थे, सेकेंड में नोबेल्टी थे, थर्ड में आम लोग थे। तो पूछ रहा है कि फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोग को वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, तो वह कहा जाता था टाइल। क्या कहा जाता था? टाइल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा कि फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? टाइल कहा जाता था। अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है? तो जो अक्टूबर क्रांति है, अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है? तो रूस की क्रांति को ही क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 83, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करें? चयन करें। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या हो जाएगा? खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या हो जाएगा? खारवेल। अगर बात करें एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख किसका था? तो एहोल अभिलेख था रवि कीर्तिका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख का बात करें, जूनागढ़ अभिलेख का बात करें तो रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। और भीतरी स्तंभ लेख तो स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। तो इस तरीका से ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 84, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। तो इस तरीका से गुप्त शासकों ने सिक्के का सर्वाधिक सिक्के, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई सही नहीं है। मतलब कहने का कि उत्तर भारत में खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, यह नागर शैली में बना है। कौन शैली में बना है? नागर शैली में बना है। नागर शैली में बना है, न कि द्रविड़ शैली में, नागर शैली में बना है। वहीं अगर हम बात करें कि गुप्त शासकों, तो और किसी सिक्के के बारे में, तो सातवाहनों ने शीशे का सिक्का, किसने? गुप्तों ने नहीं, सातवाहनों ने चलाया था। सातवाहन शासकों ने, जिसके सातवाहन शासक के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, सिमुक। याद रखिएगा। तो उन लोगों ने, मतलब सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के को सर्वाधिक जारी किया था। इस बात को याद रखें। 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है? तो वेद त्रयी का हिस्सा कौन कौन है? तो जो 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों के तीनों वेद त्रयी का हिस्सा है। किसका है? वेद त्रयी का हिस्सा है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऑप्शन सी। 1, 2, 3 वेद त्रयी का हिस्सा। अथर्ववेद का बाद में चर्चा हुआ था, इसलिए वेद त्रयी का हिस्सा यह नहीं है। वेद त्रयी का हिस्सा यह नहीं है। बाकी 3 यह वेद त्रयी का हिस्सा है। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं कि सबसे पहले बड़ा कौन है, उसके बाद उसके कौन? तो वेद, ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद। इस तरीका से ऑप्शन ए याद रखिए। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाया गया है। तो अवरोही क्रम में पहले वेद हो जाएगा, वेद के बाद ब्राह्मण हो जाएगा, और ब्राह्मण के बाद आर्णयक हो जाएगा, आर्णयक के बाद उपनिषद हो जाएगा। तो इस तरीका से ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, याद रखिए। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अगर बात करें दीवाने बिजारत का, दीवाने
बिजारत। तो दीवाने बिजारत का बात करें तो यह क्या था, यह एक राजस्व एवं वित्त विभाग। दीवाने बिजारत क्या था, तो यह राजस्व एवं वित्त विभाग था दीवाने बिजारत, दीवाने बिजारत। अगर हम बात करें दीवाने आरीज का, दीवाने आरीज का, तो दीवाने आरीज क्या था, तो दीवाने आरीज था सैन्य विभाग। दीवाने आजारित क्या था, तो यह था सैन्य विभाग दीवाने आरीज। दीवाने आरीज क्या था, तो यह सैन्य विभाग था। वहीं अगर बात करें हम लोग दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत क्या है, तो दीवान ए रिसालत है, दीवान ए रिसालत है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को दीवाने रिसालत कहा जाता है। और दीवाने इंसा, दीवाने इंसा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका संचार पत्राचार विभाग। इस तरीका से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 89 89 का ए याद रखिए। 90 नंबर। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है। अकबर के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है, तो देखिए 1562 में दास प्रथा का समाप्ति, 1562 में दास प्रथा का समाप्ति बिल्कुल सही है। 1563 में जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति नहीं, 1563 में नहीं, 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ तो ये गलत हो जाएगा। वहीं 1564 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1563 में तीर्थ कर समाप्त हुआ है तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत, 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत, ये सही है। यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा, इस तरीका से ध्यान रखिएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। विजयनगर साम्राज्य में कौन आए थे, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में आपको आए थे निकोल कोंटी, निकोल कोंटी ये आए थे, और एक सीजर फ्रेडरिक करके, सीजर फ्रेडरिक। तो यह याद रखिएगा कि यहाँ ए और सी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में कौन आए थे, निकोल कोंटी और सीजर फ्रेडरिक आए थे, सीजर फ्रेडरिक आए थे, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो अगर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का बात करें तो याद रखिएगा कि यह जो हमको मिलता है आपको तिरुमुरई, क्या है, तिरुमुरई, तिरुमुरई एवं प्रबंधम, तिरुमुरई एवं प्रबंधम, ये दोनों ग्रंथों में, ये दोनों ग्रंथों से हमें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख मिलता है। यानी बी और सी, बी और सी, इस तरीका से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 93 तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो तहकीकात कमेटी का संबंध है, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने हेतु जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाए थे, वही है यह तहकीकात कमेटी। 94 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विदेशी कंपनी और भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है, भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है। तो अगर 94 का अगर हम लोग बात करें तो देखिए कि पुर्तगालों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो कोच्चि। पुर्तगालों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचीन में। कहाँ लगाई थी, कोचीन में लगाई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। वहीं डचों का बात करें कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, तो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। डेनिस का बात करें तो इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबोर में लगाई थी। कहाँ, ट्रैंकोबार में। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। कहाँ, सूरत में लगाई थी। तो इस तरीका से 94 का जो
जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 95, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया? तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कौन वानर सेना, किस आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना? तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। 96 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो याद रखिएगा कि जो इंदौर के होलकर हैं, इंदौर के होलकरों ने, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय, 97 नंबर, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर असत्य कथन का बात करें तो यह इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ऐसा कोई बात नहीं है। शुद्धि आंदोलन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा अंग्रेजी भाषा में ब्राउनिकल मैगजीन निकाला। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। राजा राम मोहन राय, यहाँ सिर्फ एक ही सही है, शुद्धि आंदोलन को चाहिए। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा नहीं, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने कोई ऐसा ब्राह्मणिकल मैगजीन कुछ करके ऐसा नहीं निकाला था। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सॉरी, कौन सा कथन असत्य है? तो यही जो केवल एक है जो इसमें क्या है, असत्य है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन करके कुछ ऐसा नहीं चलाया था। लेकिन इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा दोनों, इसका मतलब 1828 में ये वाला बस गलत है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, यह गलत है। इन्होंने अगस्त 1828 में एक ब्रह्म सभा भी स्थापना की थी, यह सही है। और दूसरा, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी इन्होंने क्या किया था, निकाला था, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यह दोनों पॉइंट सही है और ये वाला गलत है। शुद्धि आंदोलन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं चलाया, यह कथन असत्य है, बाकी ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। चलिए, नवजीवन पुस्तक, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो नवजीवन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वह प्रकाशन किया था नवजीवन का कौन? तो याद रखिएगा कि नवजीवन जो पत्रिका है इसका प्रकाशन महात्मा गांधी। कौन? तो नवजीवन पत्रिका का जो प्रकाशन है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो हस्ताक्षरित हुई थी 1916 के लखनऊ में। तो अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह जो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में क्या हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखें तो है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, तो 12 अगस्त 1765 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि 12 अगस्त का हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच हुआ था, याद रखिएगा, इलाहाबाद का प्रथम संधि। तो इस तरीका से